हेलो स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आप सब लोगों के लिए लेकर आ गया हूं आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिक जर्नल एंट्रीज और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि आगे जो वीडियोस आने हैं उनके बारे में थोड़ा अच्छे से प्लान आउट किया जाए और वही वीडियोस आए जिनकी आपको ज़रूरत है। शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ बच्चों। आज मैं बात करूंगा रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर। आगे बढ़ने से पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे जाने से पहले हम देखेंगे ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये रिडम्पशन क्या होता है, फिर अकाउंटिंग वाले एस्पेक्ट्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। आई होप आपको बेसिक नॉलेज होगा, फिर भी थोड़ा सा जान लेने में कोई बुराई नहीं है। शेयर्स क्या होते हैं बेटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर। कंपनी के शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा, उसे हम क्या कहते हैं, दैट अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर। अब उस शेयर में भी हमने पढ़े हैं इक्विटी शेयर्स, हमने पढ़े हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज थोड़ा सा उन प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, बिकॉज वी नो इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो पर्सन इक्विटी शेयर परचेस करता है दे आर नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर एंड दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो सर ये कौन से होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? नाम में ही क्या है बच्चों, प्रेफरेंस। दे आर द को ओनर ऑफ द कंपनी। कैसे सर? प्रेफरेंस शेयर्स दे एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना बच्चों, इनको दो बातों में अलग से कुछ अलग एडवांटेज है इनके पास। कौन सी है वो दो बातें? प्रेफरेंस शेयर्स आर those shares who enjoy preferential rights in terms of payment of dividend। ये जो preferential shareholders है ना, इनके पास preferential rights है दो बातों के बारे में। कौन सा बेटा? पहला in terms of payment of dividend, in terms of payment of dividend, और second इनके बारे में इनके पास एक special right है which is called as they have preferential right in terms of repayment of capital, repayment of कैपिटल। ये दोनों बातें इनको इक्विटी शेयर से अलग बना देती हैं, सेपरेट कर देती हैं। तो क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर सर्टेन टर्म्स। कुछ टाइम पीरियड के लिए इनको इशू किया जाता है और इनके बाद कंपनी ये प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा उन शेयर होल्डर्स को रिटर्न करती है जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है। राइट, प्रेफरेंस शेयर्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बारी आती है, मतलब जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा बच्चों, इस वाइंड अप के प्रोसेस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद, सारी दुनिया को पेमेंट करने के बाद, जब लास्ट में शेयर होल्डर्स की बारी आएंगी, दो लोग हैं, एक है इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इन दोनों में पहले कौन आगे खड़ा रहेगा? ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे हैव प्रेफरेंशियल राइट इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी बंद होगी, कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, उस प्रोसेस में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सबके पेमेंट के बाद जो लास्ट में दो शेयर होल्डर्स बचेंगे, उन दो शेयर होल्डर्स में ही, उन दो शेयर होल्डर्स में ही सबसे पहले इक्विटी और प्रेफरेंस में पहले पैसा कौन लेगा? प्रेफरेंस शेयर्स वाले लेंगे। एंड दैट्स व्हाई उनका नाम क्या है? Preference shareholder. They have preferential rights in terms of payment of dividend and repayment of capital. Repayment of capital तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होता है। जब भी कंपनी, हर साल कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, ऐसा जरूरी तो है नहीं, कभी प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड का रूल क्या होता है बच्चों? हायर प्रॉफिट हायर विल बी द रेट ऑफ डिविडेंड, या फिर अच्छा खासा हो सकता है, बट नो प्रॉफिट नो डिविडेंड इज द रूल फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स। तो बच्चों जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट करती है फ्रॉम इट्स प्रॉफिट, तो उसमें सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? पहले डिविडेंड मिलेगा इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टू थिंग्स। द फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ
कैपिटल, क्योंकि डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को। व्हाट इज डिविडेंड, रिटर्न ऑन शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, उन पे जो रिटर्न मिलेगा, जैसे बैंक में पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने पर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करने पे जो रिटर्न मिलता है ना, वो क्या कहलाता है बच्चों, डिविडेंड। क्या कहलाता है वो, डिविडेंड। सो रिटर्न ऑन शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड। आगे बढ़ते हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में। तो बच्चों जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कहा कि दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द परमानेंट शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कुछ सालों के लिए ही इशू किया जाता है, कुछ सालों बाद कंपनी इनके पैसे क्या करती है, रिटर्न करती है। किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इसी रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को, इसी रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को ही क्या कहा जाता है बेटा, रिडम्पशन। तो ये रिडम्पशन क्या है, इस रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा रीपेमेंट। व्हाट इज रिडम्पशन, रीपेमेंट। किस बात का रीपेमेंट, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से जो पैसा लिया होता है, किस नाम से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से, आज वो पैसा कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करती है, रिटर्न वापस करेगी। तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से जो पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया होता है, एक्सेप्ट किया होता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आज वो पैसा कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। और इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड दैट इज आवर चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आई होप क्लियर होगा प्लॉट। अब यहां पर कंपनी कितने सालों बाद प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे वापस करेगी, ये बेटा प्रेफरेंस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तभी सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। किस रेट पे कितनी अमाउंट वापस की जाएगी, ये भी इशू के टाइम ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो हमें इस चैप्टर में इस रीपेमेंट की, इस रिडम्पशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एंट्रीज करनी है। अकाउंटिंग एंट्रीज सीखने से पहले यहाँ पर छोटा सा कुछ मैंने आपके लिए बनाया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, जो आपको पूरा चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसे आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट करना चाह रही है, तो कंपनी को कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है ना कि अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे वापस देना चाहती है, तो कंपनी कितने पैसे देगी। तो हम यहाँ पर हमारे कन्वीनियंस के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि एक कंपनी है, उसने जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, उन प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज़। उन प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी थी बेटा, 100 रुपीज़। और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू के टाइम प्रॉमिस किया था दैट कंपनी विल रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। कंपनी ये प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन कैसे करेगी, 10% प्रीमियम पे। मतलब आपसे लिए तो 100 रुपीज़ गए थे, बट आपको आफ्टर लेट्स से 10 ईयर्स, तो ऑन अकाउंट ऑफ रिडम्पशन आपको 100 रुपीज़ तो वापस मिलेंगे ही रीपेमेंट के फॉर्म में, साथ साथ में आपको आपका 10 रुपीज़ भी वापस मिलेगा। मतलब आपको टोटल अमाउंट रिडम्पशन के टाइम पे कितनी पे की जाएगी, टोटल अमाउंट पे की जाएगी 110। कैसे, पर शेयर। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि पर शेयर अमाउंट लिखना बेटा हमेशा सबसे बेस्ट होता है। सर कैसे बेस्ट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा हमेशा। तो पर शेयर के फॉर्म में मैं हमेशा बात किया करूंगा। अगर आपको इसको और एलैबोरेट करना है, मान लीजिए हम इसे कर देते हैं 1000 शेयर्स, कर दो सब जगह पे मल्टीप्लाई 1000, आराम से आपका काम हो जाएगा। कितनी अमाउंट आएगी 1000 इंटू 100, नहीं सर यहाँ तो ये होगा 110, यस। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा 110 रुपीज़ हमें क्या करना है, रिफंड करना है। कैसे, 100 रुपीज़ फॉर नॉमिनल वैल्यू, 10 रुपीज़ फॉर प्रीमियम। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने खुद से लिखा 100, बट जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में अमाउंट फिल की, मुझे अपने आप मिस्टेक रियलाइज हुई और मैं उसे चेक कर पाया और चेंज भी कर पाया। सो पर शेयर के फॉर्म में जब आप अमाउंट्स खुद लिखते हो, तो आप भी उस पोजीशन में रहोगे कि आप अपनी मिस्टेक ऑन द स्पॉट ही क्या कर सको, रिकॉग्नाइज कर सको और उसे इंप्रूव कर सको। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेटा अगर वो कंपनी इस प्रेफरेंस शेयर्स को रिफंड कर रही है, रीपे कर रही है, तो उनको पर शेयर 110 रुपीज़ अरेंज करने हैं। इस 110 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ होगी नॉमिनल वैल्यू और 10 रुपीज़ होगा प्रीमियम। ओके, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से। अब यहां पर मैंने जो लिखा है वो इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस इक्वेशन में ये 110 रुपीज क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस 110 रुपीज रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन।
सर ये 100 रुपीज क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हमें क्या करना है? रिडीम करना है, जिसको हमें क्या करना है? रीपे करना है। और सर ये 10 रुपीज क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 10 रुपीज रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कितना पैसा पर शेयर एक्स्ट्रा देने वाले हैं। सर क्या जरूरी है प्रीमियम पे रिडम्पशन? बिल्कुल भी नहीं। आप 100 का शेयर 100 में रिडीम कर सकते हो। ये सारी चीजें इश्यू के टाइम डिसाइड होती हैं। हमें तो रिडम्पशन की अकाउंटिंग करनी है। क्वेश्चन में दे दिया गया होगा कि शेयर्स का रीपेमेंट कैसे हो रहा है। तो यहां पर हम मान रहे हैं कि दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट 110। इसमें 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम। पैसा कहां से आएगा सर? अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 इंटू 1 इज 11, कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, विच कम्स टू 1,10,000। अब ये टोटल 1,10,000 में से अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो बेटा 1 लाख रुपीज है ये तो नॉमिनल वैल्यू है और 10,000 हमें क्या चाहिए? प्रीमियम। तो हमें ये अपोर्शन, ये अरेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नॉमिनल वैल्यू के पैसे कहां से लाओगे और आप प्रीमियम के पैसे कहां से लाओगे। अगर आपको ये थियरी समझ में आ गई तो अकाउंटिंग एंट्रीज आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल, अच्छी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा बच्चों। सो जब मैं कहता हूं कि कंपनी को टोटल 1,10,000 अरेंज करना है ऑन अकाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कंपनी को 1 लाख रुपीज नॉमिनल वैल्यू के लिए अरेंज करने हैं और 10,000 प्रीमियम के लिए अरेंज करना है। अब आप ध्यान रखेंगे ये जो नॉमिनल वैल्यू के लिए फंड्स अरेंज करने हैं ये दो ऑप्शन से अरेंज हो सकते हैं। आपको 1 लाख रुपीज जो नॉमिनल वैल्यू है वो जो अरेंज करनी है वो आप दो ऑप्शन से कर सकते हो। कौन कौन से दो ऑप्शन? पहला, आप बच्चों इस प्रेफरेंस शेयर्स को रिप्लेस करने के लिए नया शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। आप नए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं या फिर आप नई क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। मतलब इन शेयर्स के बदले नए शेयर्स इशू करो, पुराने वालों को क्या कर दो? रिडीम कर लो। ये एक हो सकता है, तो विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑप्शन। यू कैन गो फॉर फ्रेश इशू। आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहां से अरेंज करेंगे? सर एक ऑप्शन है फ्रेश इशू। किसका फ्रेश इशू? इक्विटी शेयर्स का कर लीजिए या फिर नई क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कर लीजिए। यहां पर सर दूसरा भी ऑप्शन आपने लिखा है? हाँ लिखा है। अगर मान लो कंपनी को फ्रेश इशू के लिए नहीं जाना है, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा पड़ा है, कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, इन सारे फ्री रिजर्व्स में कंपनी के पास बहुत पैसा है, तो कंपनी कैन यूटिलाइज, ध्यान से, कंपनी कैन यूटिलाइज दिस फ्री रिजर्व्स। कंपनी इन फ्री रिजर्व्स को क्या कर सकती है बेटा? यूज कर सकती है। सर कैसे यूज कर सकती है? क्या डायरेक्टली पैसे दे देगी? नहीं, आपको पहले एक बहुत जरूरी काम करना होगा और वो बहुत जरूरी काम ऐसा है कि आपको उन फंड्स को फ्री रिजर्व्स अकाउंट से और एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिस अकाउंट का नाम होगा बेटा CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब आप फ्री रिजर्व्स को किस में कन्वर्ट कर लोगे? CRR में। और CRR में कन्वर्ट करने के बाद आप वो पैसा इनके रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हो। सर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि नॉमिनल वैल्यू का पैसा दो जगह से आ सकता है, एक तो फ्रेश इश्यू से और दूसरा CRR से। नॉमिनल वैल्यू के लिए जो फंड्स अरेंज करने हैं वो रिडम्पशन दो जगह से आ सकते हैं, फ्रेश इश्यू से या फिर CRR से। सर फ्रेश इश्यू, नई इक्विटी शेयर्स या फिर नए प्रेफरेंस शेयर्स का। सर व्हाट इज CRR? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर इसे कैसे ध्यान में रखा जा सकता है? क्यों क्या याद रखें हम इसे? ये बेटा हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013, और जब हम लॉ की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से अकाउंटिंग नहीं आती। लॉ ने कहा गया है, मतलब कंपनीज एक्ट कहता है कि आपका जो शेयर कैपिटल है बेटा एक बार इश्यू करने के बाद वो कम नहीं होना चाहिए। तो कम कैसे नहीं होगा? अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल तो कम होगा ना? हाँ सर होगा। इसीलिए उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर आप पुराने मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है उनका अगर रिडम्पशन कर रहे हो तो उनके बदले नए शेयर्स लाओ, पुराने जाएंगे नए आएंगे, आपका शेयर कैपिटल सेम रहेगा। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर जब हम CRR, जब हम फ्री रिजर्व्स को यूज कर लेंगे, जब हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड हम यूज कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, तो सर शेयर कैपिटल तो कम होगा। इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा ट्रिक किया। वो क्या करते हैं? कहते हैं कि आप फ्री रिजर्व्स को डायरेक्ट यूज मत करो, आप फ्री रिजर्व्स को एक अकाउंट में ट्रांसफर करो और उस अकाउंट का नाम क्या दे दो? CRR। तो डायरेक्टली फ्री रिजर्व्स यूज करने से ज्यादा बेटर है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर लीजिए, उनको CRR में ट्रांसफर कर लीजिए। तो हम फ्री रिजर्व्स को कहां ट्रांसफर करते हैं? CRR में। एंड दैट्स हाउ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड। हाउ इट इज क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग फ्री रिजर्व्स टू दी CRR। फ्री रिजर्व्स को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो। आप बाद में उनको आराम से यूज कर सकते हो। तो
नॉमिनल वैल्यू दो ऑप्शन से आएगा, न्यू इशू और सीआरआर से। सीआरआर कहाँ से आएगा? फ्री रिजर्व से। बहुत अच्छे सर, एक लास्ट अमाउंट बचा सर, हम ये पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम ये पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बच्चों ये आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यूज करोगे, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है बच्चों ये आप यूज करने वाले हो फ्रॉम फ्री रिजर्व्स अकाउंट। एज पर द सिलेबस गिवन बाय द यूनिवर्सिटी हमें बच्चों सिर्फ यही एक मेथड यूज करना है, फ्री रिजर्व्स। वैसे तो कहीं कहीं आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज करना है, ऐसा कहा जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन बाय द यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फ्री रिजर्व्स। अभी मैंने जो कहा उसे आप इग्नोर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? जो एक्स्ट्रा पैसा देना है वो कहाँ से आएगा? आप फ्री रिजर्व्स में से यूज कर सकते हो। सर फ्री रिजर्व्स मतलब कौन से होते हैं? फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? फ्री रिजर्व्स के। आप इनको यूज कर सकते हो ये वाला प्रीमियम प्रोवाइड करने के लिए भी। इस कहानी से आपको ये समझेगा कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आपके क्वेश्चन को इजी कर लेगा। अभी आपको इसे एक मैथ्स के फॉर्मूले की तरह याद रखना है। कैसे याद रखोगे? टोटल अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड कहां से अरेंज करोगे? सर या तो हम अरेंज करेंगे न्यू इशू से या फिर हम अरेंज करेंगे बाय कैपिटलाइजिंग फ्री रिजर्व्स। न्यू इशू या तो फ्रेश शेयर्स इशू कर लो, इक्विटी शेयर्स, या तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लीजिए। बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व ये कैसे होगा? हमें सीआरआर क्रिएट करना होता है। सीआरआर कहां से क्रिएट होगा? फ्री रिजर्व से। सर कौन से होते हैं फ्री रिजर्व्स? लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्या ये क्लियर है? यस। अब बच्चों हम देखना स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। यहां पर कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं और ये एंट्रीज यहां लिखे हुए कंटेंट से रिलेट नहीं करेंगी बिकॉज दिस आर द प्रिलिमिनरी एंट्रीज। प्रिलिमिनरी एंट्रीज मतलब एक्चुअल रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले भी कुछ काम किया जाएगा और वो कुछ काम यहां पर आपके सामने किया गया है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों मैंने फर्स्ट एंट्री लिखा है मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप। मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप। मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, सर्टन रूल्स हैं, सर्टन कंडीशंस हैं जिनको मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि इफ दोस प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर टू बी रिडीम्ड इफ दे आर पार्टली पेड, अगर वो शेयर्स पार्टली पेड हैं, फुल्ली पेड नहीं है। पार्टली पेड और फुल्ली पेड क्या होता है? मान लीजिए ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है जो हम रिडीम करने वाले हैं वो 100 रुपीज का है, हम रिटर्न करने वाले हैं 110, बट कंपनी ने अब तक उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से सिर्फ 90 रुपीज ही लिया हुआ है, 10 रुपीज अभी भी लिया नहीं है, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है। तो उस केस में कंपनी पहले वो 10 रुपीज का कॉल करेगी, उन शेयर्स को फुल्ली पेड अप करेगी और उन शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के बाद कंपनी कैन स्टार्ट विद द प्रोसीजर ऑफ रिडम्पशन। कहने का मतलब ऐसा है कि पार्टली पेड अप शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होगा। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में मिलता है 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 90 पेड अप, तो ये आपके लिए हिंट होगा कि आपको 10 रुपीज का फाइनल कॉल करना है और उस फाइनल कॉल के बाद आगे का स्टेप क्या होगा? स्टार्ट होगा। क्लियर? तो पार्टली पेड अप शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होगा, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स एंड देन वी कैन गो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन। तो पहला एंट्री आ जाता है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में? बाय मेकिंग कॉल। कौन सा कॉल करेंगे? जो भी कॉल बचे हैं, जितने कॉल बचे हैं हम वो कर लेंगे। तो यहां हम कॉल स्टार्ट कर देते हैं बाय मेकिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। कॉल ड्यू, कॉल ड्यू की एंट्री कैसे आती है? आई होप आपने इश्यू ऑफ शेयर्स सीखा होगा, राइट? तो उसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली बट हम यहाँ एंट्री लिखेंगे। कॉल ड्यू की एंट्री कैसे आती है? जो भी कॉल है, जो भी आप पैसे डिमांड करने वाले हो वो डेबिट में आता है। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर फाइनल कॉल लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होता है, जानते हैं हम। जो पैसा आने वाला है वो डेबिट में और कॉल
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जब कॉल हम डिमांड करेंगे, शेयर होल्डर्स पे करेंगे। मान लीजिए शेयर होल्डर्स ने कॉल के पैसे दे दिए, शेयर होल्डर्स ने कॉल के पैसा दे दिया, तो जब कॉल रिसीव हो जाएगा बेटा, हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहां पर जरूरी है क्या हमने पैसे मांगे मतलब लोगों ने पैसे दे दिए? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अगर सपोज कुछ शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते हैं, इफ देयर आर सर्टेन शेयर होल्डर्स हु फेल टू पे फाइनल कॉल अमाउंट, कंपनी विल सेंड देम नंबर ऑफ रिमाइंडर्स एंड आफ्टर सेंडिंग नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कंपनी उनके शेयर्स क्या कर देती है? कैंसिल। तो जब वो शेयर होल्डर शेयर्स के पैसे नहीं देते, या जो शेयर होल्डर शेयर का पैसा नहीं देता, जो मिल जाएगा उसके लिए तो लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये किसके लिए लिखा जाएगा? ये लिखा जाता है फॉर द अमाउंट रिसीव्ड। जो अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं उसके लिए क्या लिखा जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट। बट जो अमाउंट नहीं मिलता है, जो अमाउंट नहीं मिलता है उसके लिए लिखा जाता है, उसके लिए लिखना होगा बेटा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स मतलब पैसा आना बाकी है, अभी भी आना बाकी है। जो आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब हम तो जा रहे थे रिडम्पशन के लिए, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे जो अभी भी पैसा नहीं दे रहे फाइनल कॉल करने के बाद, तो क्या सर प्रोसेस लेट होगा? प्रोसेस लेट नहीं होगा, कंपनी उनके शेयर्स परमानेंटली कैंसिल कर सकती है। कंपनी जो कॉल मनी के डिफॉल्टर्स होते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कंपनी कैन कैंसिल दोज शेयर्स विच इज कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर शेयर्स के पैसे नहीं देता है, कोई शेयर होल्डर शेयर्स के पैसे नहीं देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर, राइट। तो कैसे एंट्री होगी? अब तक नॉर्मली आपने कभी भी शेयर कैपिटल को क्रेडिट में ही देखा होगा, डेबिट में कभी नहीं देखा होगा। बट फॉरफीचर का तो मतलब ही है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। तो यहां पर शेयर कैपिटल बेटा आपको कहां देखने मिलता है? डेबिट में। प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू से, या ज्यादा बेटर है कॉल्ड अप वैल्यू, बट यहां पर हम नॉमिनल वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फाइनल कॉल के बाद ही तो रिडम्पशन स्टार्ट होगा ना, इसलिए। या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब जो कॉल के पैसे नहीं आए, अब वो आएंगे भी नहीं क्योंकि कंपनी उस पर्सन के शेयर कैंसिल कर रही है, तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब जो आने वाले थे अब वो आएंगे नहीं, तो वी हैव टू क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स। और बेटा वो पैसे जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे किए थे, कंपनी उन पैसे को कैंसिल कर लेती है, आप क्या लोग खा जाती है, और उस पैसे को कभी भी वापस नहीं किया जाता उस शेयर होल्डर को, व्हिच इज कॉल्ड एज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये वो पैसा है बेटा जो शेयर होल्डर ने पे किया होगा। जैसे हमारे एग्जांपल के केस में मैंने कहा था कि शेयर ऑफ ₹100 इज 90 पेड अप है, 10 रुपीज का कॉल होगा, उसमें से जो पर्सन पे करेंगे, ठीक है, जो नहीं पे करेंगे उनके लिए क्या लिखा जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। और आगे जाके कंपनी उन्हीं लोगों के शेयर क्या कर लेगी? कैंसिल। 10 रुपीज का शेयर 100 रुपीज का शेयर कैंसिल होगा, 10 रुपीज आएगा कॉल्स इन एरियर्स में, और 90 रुपीज आएंगे शेयर फॉरफिटेड में। और वो 90 रुपीज बेटा, अब these shares are not to be reissued, तो on account of forfeiture of share, the balance available in share forfeited, I repeat, the balance available in share forfeited is transferred to capital reserve। और ये सारी बातें इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही हैं, या फिर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, डरिए मत, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैप्टर, by the way, these all are the journal entries which are related to issue of shares, and right now we are going through the chapter named redemption of shares। तो ये तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है और ये सारी कुछ अलग ही बातें चल रही है। तो अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज आती है अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आती है तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर के लिए भी जर्नल एंट्रीज जरूर आएंगी, बट थोड़ी जल्दी आ जाएंगी अगर आपको डाउट्स है तो। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही बेटा ये शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर, एंड सच प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफिचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब ये जो शेयर फॉरफिटेड में जो भी बैलेंस होगा अब वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। मैं कह रहा हूँ कि इस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा। यहाँ देखिए शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट है, ट्रांसफर होगा तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट आएगा,
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर होता है सर? कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व में क्यों? क्योंकि बेटा ये रेवेन्यू नेचर का आइटम नहीं है, ये रोज रोज होने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये कभी कभी तो होगा, और ऐसे जो प्रॉफिट्स होते हैं दे ऑल आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल इन नेचर। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रिलिमिनरी जर्नल एंट्रीज, जो एक्चुअल रिडम्पशन के पहले हमें आनी चाहिए, वो एंट्रीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। आई होप तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियोस कैसे अच्छे लगे, या कितने अच्छे लगे, या नहीं अच्छे लगे तो वो भी बताइए, ताकि फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट की जा सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।